Good morning, guys. Today we are going to discuss about PY question for prelims 2025. क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण स्थल, प्रमुख पुरातात्विक खोजें। नंबर 1, हड़प्पा, पशुपतिशील। नंबर 2, लोथल, डॉकयार्ड। नंबर 3, बनावली, मृणमृत्तिका। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 सभी तीनों, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। इसका करेक्ट है ऑप्शन 2 केवल 2। अब हम इसके व्याख्या की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनकी पुरातात्विक खोजें इस प्रकार हैं। रावी नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा में 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां हैं, जिनके साथ बड़े मंच, लिंगम और योनि का पत्थर का प्रतीक, माँ देवी की मूर्ति, लकड़ी की मोटर्रा में गेहूं और जौ, पासे, तांबे का तराजू और दर्पण पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कांस्य धातु में हिरण का पीछा करते हुए एक कुत्ते की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धड़ भी खुदाई में मिला। सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मोहनजोदड़ो में गढ़, महान स्नानागार, अन्न भंडार, दाह संस्कार के बाद दफनाने की प्रक्रिया, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा, पशुपति मोहरे पाए गए हैं। इसलिए युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। गुजरात में लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर है। नौसैनिक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल। यहाँ एक डॉकयार्ड, चावल की भूसी, अग्निवेदियां, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज, घोड़े और जहाज की टेराकोटा आकृतियां, 45, 90 और 180 डिग्री के कोण को मापने के लिए उपकरण, शवदाह अवशेषों को दफनाने की प्रथा थी। इसलिए युग्म 2 सही नहीं है। सूखी सरस्वती नदी पर हरियाणा में बनावली, मृणमृत्तिका, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्नि वेदिकाएं, अंडाकार आकार की बस्ती, रेडियल सड़कों और अंडाकार आकार की बस्तियों वाला एकमात्र शहर है। इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित है। आओ क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्राचीन शिलालेखों और राजज्ञाओं के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है 100 गोरा ताम्रपत्र गुप्तकालीन अभिलेख है, जिसमें सैन्य विजयों को उल्लेख किया गया है। नंबर 2 कालसी शिलालेख सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था, जिसमें देवनाम प्रिय के स्थान पर अशोक नाम लिखा गया था। नंबर 3 मास्की शिलालेख में आंतरिक प्रशासन के प्रति अशोक ने मानवीय दृष्टिकोण की झलक मिलती है, जब उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपरोक्त विकल्प में से कितने सतन सत्य हैं? नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 2, नंबर 3 सभी 3, नंबर 4 कोई भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4 कोई भी नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। महत्वपूर्ण प्राचीन शिलालेख और शासकीय आदेश। 100 गोरा कॉपर प्लेट सबसे पुरानी ज्ञात कॉपर प्लेट, जिसे 100 गोरा कॉपर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, एक मौर्य अभिलेख है जिसमें अकाल लाहत प्रयासों का उल्लेख है। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पाए जाने वाले अशोक पूर्वी ब्राही शिलालेख में से एक है। इसलिए विकल्प 1 सही नहीं है। मास्की शिलालेख मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है, जो मास्की नदी के तट पर स्थित है, जो तुंगभद्र की एक सहायक नदी है। इस स्थल पर सम्राट अशोक का एक छोटा शिलालेख पाया गया था।
यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के बजाय अशोक नाम लिखा था, इसलिए विकल्प 2 सही नहीं है। नेक्स्ट, कालथी शिलालेख। कालथी में अशोक के शिलालेखों का स्थल अद्वितीय है क्योंकि यह उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां महान मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों का संग्रह किया है। इन शिलालेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था और यह क्वार्टज से बना है जो 8 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबा है। यह शिलालेख अशोक के आंतरिक प्रशासन में मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जब उसने खुद को बौद्ध धर्म में परावर्तित कर लिया था। यह अहिंसा और युद्ध के प्रतिबंध के प्रति प्रतिबद्धता की नीतियों को भी दर्शाता है। शिलालेख उनके जीवन के बारे में बताता है जब उन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया था, इसलिए विकल्प 3 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध कला एवं मूर्ति कला, शैलकृत स्थल, मरती हुई राजकुमारी एलोरा गुफाएं, रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया अजंता की गुफाएं, विष्णु का स्वर अवतार उदयगिरी गुफाएं। उपरोक्त युगों में से कितने युग सही सुमेलित हैं? 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 सभी 3, नंबर 4 कोई भी नहीं। इसका हमारा केवल 1 सही है। और व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता महाराष्ट्र और औरंगाबाद के पास वाघोर नदी पर साहित्रित पर्वतमाला में चट्टान काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। वहां कुल 29 गुफाएं हैं जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में किया जाता था, जबकि 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में किया जाता था। इन गुफाओं में चित्रण, फ्रेस्को, पेंटिंग तकनीकी का उपयोग करके किए गए हैं जो प्रकृतिवाद को अच्छी तरह से दर्शाते हैं। एक विशेष बात यह है कि चित्रों में नीले रंग का अभाव है। गुफा संख्या 16 गुफा वास्तुकला के सबसे सुंदर नमूनों में से एक है। मरती हुई राजकुमारी अजंता की गुफा 16 में दर्शाया गया है। दृश्य बुद्ध के कपिलवस्तु आगमन के बाद का है, इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मरती हुई राजकुमारी किस गुफा में दर्शाई गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आईएएस में या पीसीएस एग्जाम में। इसका अजंता की गुफाएं नंबर 16 में है, या फिर एक विशेष बात यह है कि चित्रों में नीले रंग का अभाव किस गुफा संख्या में दर्शाया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफा वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह अजंता की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह 34 गुफाओं का एक समूह है। 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि एलोरा की गुफा कितनी गुफाओं का समूह है, जिसमें कि 17 ब्राह्मण हैं, 12 बौद्ध हैं और 5 जैन। गुफा संख्या 16 भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर है। और क्वेश्चन यहाँ से भी पुट अप किया जा सकता है कि गुफा संख्या 16 किस देवता से संबंधित है या किस देवता को समर्पित है। यह भगवान शिव को समर्पित है, कैलाश मंदिर है। इसे राष्ट्रकूट राजकृष्ण प्रथम के संरक्षण में विकसित किया गया था और इसे एक पत्थर के खंभे से तराशा गया है और इसमें एक प्रांगण भी है। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर की दीवार पर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एक मूर्ति भी है। इसे भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना है। अतः युग्म 2 सही नहीं है। उदयगिरी गुफाएं। ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं से भी भ्रमित न हों।
मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में 5वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह पहाड़ी की दीवारों पर कई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु के वराह या स्वर अवतार की मूर्ति उल्लेखनीय है, इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण मंदिर और स्थान। कई बार इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी में भी और यूपीपीएससी में भी, जो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रमुख स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज या फिर किसी टेम्पल से रिलेटेड होता है। बृहदीश्वर मंदिर हम्पी, विरूपाक्ष मंदिर तंजावुर, लार्ड खान मंदिर ऐहोल। उपरोक्त युगों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? एक केवल एक, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई भी नहीं। इसका सही है ए। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे पेरुवदियार कोविला के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ से हमें बृहदेश्वर मंदिर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये कोविल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करना है। तंजावुर में स्थित भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा चोल प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी के आसपास कराया गया था, इसलिए युग्म 1 सुमेलित नहीं है। विरूपाक्ष मंदिर यह दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक प्राचीन गांव हम्पी में स्थित है। और ये विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? एक प्राचीन गांव है कर्नाटक राज्य का हम्पी। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था और यह पूजा स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। ऐहोल में स्थित लार्ड खान मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण लगभग 450 ईस्वी के आसपास हुआ था। बाद में राजकुमार लार्ड खान ने इसे अपने निवास में बदल दिया, जिससे यह नाम पड़ा, इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। नंबर 1, विक्रमशिला की स्थापना पालवंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नंबर 2, वल्लभी वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नंबर 3, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में स्थित किया गया था। उपरोक्त विकल्प में से कितने सही हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 सभी 3, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, केवल 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उदंतीपुर यह बिहार में स्थित है और पालवंश के राजा गोपाल प्रथम के संरक्षण में बनाया गया था। यह एक बौद्ध विहार था जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला यह बिहार में वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। इसे पालवंश के राजा धर्मपाल ने मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया था, इसलिए विकल्प 1 सही नहीं है। वल्लभी यह गुजरात और सौराष्ट्र में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध धर्म के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी द्वारा हिनसांग ने इसका दौरा किया था। इसे गुजरात के मैत्रक वंश के शासकों के अनुदान द्वारा समर्थित किया गया था, इसलिए विकल्प 2 सही नहीं है। नालंदा
नालंदा विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता के से नालंदा की गई थी तथा विद्वान भिक्षुकों और भिक्षुकों की कर्तव्य निष्ठा से यह विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी के अंत तक 800 वर्षों तक फैलता फूलता रहा। यहाँ तीनों बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा की जाती थी। हालांकि यह महायान बौद्ध शिक्षकों के लिए एक प्रमुख स्थल था। यहाँ वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा आदि जैसे विषयों की भी पढ़ाई की जाती थी। इसलिए विकल्प 3 सही है। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूछ सकता है कि बौद्ध सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि बौद्ध सिद्धांतों के लिए जो प्रमुख स्थल है वो क्या है और वहां पर किस किस वेद के बारे में बताया गया है। ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा आदि विषय के भी पढ़ाए जाते थे। इसलिए विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तीर्थ स्थल स्थान। नंबर 1 गुम्मट सिक्किम। नंबर 2 तवांग मठ पश्चिम बंगाल। नंबर 3 रोमटेक मठ अरुणाचल प्रदेश। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 2, नंबर 3 सभी 3, नंबर 4 कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 4, मतलब कोई भी नहीं। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल। मां बोधि मंदिर बोध गया बिहार में है। नालंदा विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदंतीपुरी, पुष्पगिरी और जगदल्ला के महाविहार। छत्तीसगढ़ में सिरपुर, ओडिशा में ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास है। बौद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल है। ये स्थान बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता रहा है। इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है यूपीपीसीएस में कि बौद्ध के प्रथम उपदेश का स्थल सारनाथ वाराणसी, जो कि हमारा यूपी स्टेट में ही स्थित है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा पर पिपरहवा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची और भरूच। तमिलनाडु में नागपट्टिनम, भाजा और काला गुफाएं पुणे महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा और पितलकोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी कुछ ना कुछ रिलेट करके क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनेरी गुफाएं मुंबई। पाडलेनी गुफाएं महाराष्ट्र में नासिक। घूममठ पश्चिम बंगाल। अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ। ये हमारा घूममठ, तवांग मठ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जिनको बोल्ड किया हुआ जैसे तवांग मठ है, रमटेक है, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले पॉइंट हैं। और प्रीलिम्स हमारा वर्ल्ड पावर पॉइंटिंग पर ही पूछा जाता है। इसमें इतना डिस्कशन जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड पावर हमारा बहुत सही कमांड होना चाहिए। बोमडिला मठ अरुणाचल प्रदेश, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। रमटेक, पेमनथागे और एन चाय मठ सिक्किम, इसलिए युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। लद्दाख में अलची मठ, शे मठ आदि। हिमाचल प्रदेश में धनकर मठ, नाको मठ, किन्नौर, कायमठ, ताबो मठ, स्पीति घाटी आदि। नामद्रोलिंग मठ बायलाकुप्पे कर्नाटक। धौली ओडिशा में चट्टानों से काटे गए हाथी और अशोक के शिलालेख मौर्य काल में विकसित। ये हमारा धौली ओडिशा में चट्टानों से काटे गए हाथी और अशोक के शिलालेख, ये भी बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये रिलेट करके पूछ सकता है कि
इतिहास में कहाँ से चट्टान से काटे गए हाथी और अशोक के शिलालेख हैं? वो किस काल से विकसित हैं? या वह स्थान कहाँ पर स्थित है? इस तरह करके रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित साइटों पर विचार कीजिए। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। हमारा यूपीपीएससी और यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स में भी बार बार क्वेश्चन इन राष्ट्रीय उद्यानों से पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आप इन पर सही से फोकस करें और बार बार इनको रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मतलब रिवाइज करते रहें। उपरोक्त युग में से कितने हिम तेंदुए के प्रमुख आवास स्थल हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका तीसरा सही है। हिम तेंदुआ। हाल ही में किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ या पैंथेरा अनासिया को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, जो संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हिम तेंदुआ पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक क्षेत्र के 1/3 भाग में निवास करते हैं। उनकी आबादी में कमी से विभिन्न प्रजातियों के लिए खतरा बढ़ गया है। उच्च तुंगता वाले इलाकों के लिए अनुकूलित उनकी अनूठी संरचना उतले क्षेत्र में दक्षता सुनिश्चित करती है। हिम तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में प्रमुख स्थल हैं। नंबर 1 हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, अतः विकल्प 1 सही है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, अतः विकल्प 2 सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, अतः विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष मिशन और एजेंसी। OSIRIS REX मिशन नासा, प्रोबा 3 इसरो, मंगल ग्रह का चंद्रमा अन्वेषण MMX मिशन ESA। उपयुक्त युग्म में से कौन से सही सम्मिलित हैं? नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 1 और 2, नंबर 3 केवल 2 और 3, नंबर 4 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर हमारा 1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किए गए नासा का ओरिजिन स्पेक्ट्रम इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर अंतरिक्ष यान ने निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह बेनू पूर्व में 1999 RQ-36 से पहला क्षुद्रग्रह नमूना सफलतापूर्वक पृथ्वी पर पहुंचाया, जो 7 वर्ष की यात्रा में मूल्यवान 4.5 अरब वर्ष पुराने नमूने लेकर आया है, अतः युग्म 1 सही सम्मिलित है। प्रोबा 3 ESA का और विश्व का पहला सटीक संरचित उड़ान मिशन है। उड़ान प्रौद्योगिकी के प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए उपग्रह की एक जोड़ी अंतरिक्ष में एक बड़ी कठोर संरचना के रूप में एक निश्चित विन्यास बनाए रखते हुए एक साथ उड़ान भरेगी, अतः युग्म 2 सही सम्मिलित नहीं है। जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी या जाक्सा के पास मार्टियन मून एक्सप्लोरेशन या MMX नामक एक रोबोटिक मिशन है, जिसे सितंबर 2024 के आसपास लॉन्च करने की योजना है, अतः युग्म 3 सही सम्मिलित नहीं है। मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य मंगल के चंद्रमा की उत्पत्ति का निर्धारण करना है, अतः विकल्प A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। लिक्विड नैनो यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह नैनो कणों के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। नंबर 2 इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद किया जाना चाहिए। नंबर 3 इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी NAFED में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 2, नंबर 3 सभी 3, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन सेकंड सही है, 2 सही है। व्याख्या, यह नैनो कणों के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्पों के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तरल है, अतः कथन एक सही है। यह उर्वरक का एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियां आने के बाद ही किया जाना चाहिए, अतः कथन 2 सही है। इसे स्वदेशी रूप में इफ्को नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात के आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। रिवर्स फ्लिपिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। नंबर 2, रिवर्स फ्लिपिंग भारतीय स्टार्टअप्स के बीच एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ की योजना बना रहे हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन 1 केवल 1, 2 केवल 2, 3 1 और 2 दोनों, 4 न तो 1 और न ही 2। इसका सही है 3, 1 और 2 दोनों। इसकी व्याख्या देखते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग किसी भारतीय कंपनी के मुख्यालय को आमतौर पर कर या नियामक कारणों से विदेश में स्थानांतरित करने के बाद उसके अधिवास को वापस भारत में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। इसे री डोमिसाइलिंग भी कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। भारतीय स्टार्टअप के बीच में रिवर्स फ्लिपिंग एक चलन बन गया है, खासकर फिनटेक सेक्टर में, क्योंकि वे इनिशियल पब्लिक ऑफर की योजना बनाते हैं। ये घरेलू बाजार में दीर्घकालिक लाभ की तलाश करते हैं, अतः कथन 2 सही है। यह रणनीतिक कदम भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, आशाजनक उद्यम पूंजी, अनुकूल पर संचार मजबूत और बौद्धिक संपदा संरक्षण, युवा एवं शिक्षित आबादी और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। गाइस, अगर आपको ये पीआई क्वेश्चन का टेस्ट अगर सही लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।